नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लूमबर्ग क्विंट और हिंदी क्विंट पर राजपथ। और आज हमारे खास मेहमान हैं प्रोफेसर अरविंद पानागढ़िया, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। और उनको हम ज़्यादा करीब से इसलिए जानते रहे पिछले वर्षों में क्योंकि वो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में 2.5 साल काम करके वापस पढ़ाने के लिए लौटे अमेरिका। पानगढ़िया साहब, आप अभी भारत आए हुए हैं, ये दौरे पर हैं। आपका बहुत स्वागत और हमारे लिए समय निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि आपने इस सरकार के कामकाज को इस सरकार के पार्ट के रूप में बहुत क्लोजली देखा है और अब कार्यकाल पूरा होने जा रहा है सरकार का 5 साल का। तो मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक गवर्नेंस इस सरकार का कैसा रहा है? क्योंकि सब जगह डिबेट बड़ी पोलराइज्ड है। मैं ये भी आर्ग्यू कर सकता हूँ कि बहुत बुरा हाल है और मैं ये भी बता सकता हूँ कि कुछ नंबर अच्छे दिख रहे हैं। मैं इससे भी आगे जाऊंगा और ये कहूँगा कि सरकार का काम बहुत अच्छा रहा है। अगर आप ये सोचें कि 4 साल पहले जब इस सरकार ने बागडोर देश की संभाली तो देश की क्या स्थिति थी, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है देश और अर्थव्यवस्था की, रात दिन का फ़र्क हो गया है। ओके, तब तो फिर हम लोगों में थोड़ी सी आर्गुमेंट होगी सर। बिल्कुल, ज़रूर लीजिए। एक चीज़ उठाते हैं पीएसयू बैंकिंग का हाल, जो पूरे देश की इकोनॉमी के लिए सबसे ज़रूरी तंत्र है और मैं समझता हूं कि वहां पूरा मिसमैनेजमेंट हुआ है। आईबीसी एक चीज़ गिनाने को है लेकिन बहुत ही स्लो और बहुत ही छोटी प्रोग्रेस हुई। नहीं, ये इसलिए आप कह रहे हैं कि चूँकि ये प्रोग्रेस हो गई है तो जो हमारा काम बढ़ जाता है तो फिर हम पीछे हट के कहते हैं कि नहीं ये तो बहुत धीरे हुआ। पर अगर आप ये सोचें कि जो सिस्टम पहले एग्जिस्ट करता था, जो सरफेसी के अंतर्गत हुआ करता था एंड ऑल, कभी कुछ हो ही नहीं पाता था। आप देखिए कि ये जो एनपीएस हुए हैं कितने सालों से चल रहा है। 2008 से 2014 तक लोन्स दिए गए, उसमें अच्छी तरीके से उसका सुपरविजन नहीं हुआ, असेसमेंट नहीं हुआ, रिस्ट्रक्चर करके पुराने लोन्स को नए लोन्स में कन्वर्ट कर दिया गया। इतने सालों में जो ये मिसमैनेजमेंट हुआ उसका जो असर होने शुरू हुआ, उसका क्लीन अप अब हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से आईबीसी के तहत इसकी प्रोग्रेस रही है, क्लीनिंग अप प्रोसेस टाइम बाउंड मैनर में। टाइम बाउंड कहाँ सर? ना 180 दिन का फॉलो हो रहा है, ना 270 दिन का फॉलो हो रहा है। कुछ केसेस में नहीं हुआ, कुछ केसेस में हुआ है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं एंड लर्निंग कर्व पर हैं। आप पहली बार जो है, आप सोचिए कि मैं 70 साल हो गए हैं, हमारे यहाँ जो है कोई जो है बैंक्रप्सी का एक्ट नहीं था। आप ये सोचिए कि मैं जो है कम से कम 15 साल से लिख रहा हूँ कि हमें स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न बैंक्रप्सी एक्ट होना चाहिए। फाइनली सरकार ने 2016 में इसको लाए, आईबीसी, जो कि एकदम मॉडर्न एक्ट है जिसमें जिस तरीके से बैंक्रप्सी होनी चाहिए वो लाया गया। और उसको जो है फिर उपयोग करके आरबीआई ने कार्रवाई शुरू करी एंड कुछ केसेस जो हैं ऑलरेडी कंक्लूजन पे आ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर क्वांटिफाई करें, मैं कहूँ कि 1/3 प्रोग्रेस है, 1/3 स्पीड पर है, करेक्ट होगा? नहीं, पर इसमें नो 1/3 स्पीड रिलेटिव टू व्हाट, ये इस पे निर्भर करता है। अच्छा, एक क्योंकि आप ओवरऑल सरकार की जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ज़रा एक बार थोड़ा पूरा इसका जायज़ा लिया जाए कि कहाँ थे हम। क्योंकि ये मैं आपको कंसीड कर दूंगा कि जो एनपीएस का मामला है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला था, इसमें शुरू में देर हुई क्योंकि ये 2015 के से जो है समस्या आइडेंटिफाई होना शुरू हो गई थी। तो उस वक्त जो सरकार ने काम हुआ वो स्लो चला इस मुद्दे पर। तो इसका असल शुरू जो हुआ मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं इस बारे में शुरू से सरकार के अंदर कह रहा था कि इसको हमें जल्दी करना चाहिए, पर समय लगा क्योंकि ये हमारे नीति आयोग का नहीं था। ये मुद्दा जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का था। सो उस वक्त जो सेक्रेटरी थे उन्होंने इसको इतने इमरजेंसी तौर पर इसको लिया नहीं, आगे लिया।
पर जब ये लिया गया, मैं समझता हूँ कि ये करीब, मैं जब लौटा था तो उसके करीब 6 महीने पहले, करीब ये मार्च अप्रैल 2017 में इसको आरबीआई ने लिया, और उसके बाद से प्रोग्रेस मेरे हिसाब से जो है बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है। पर अब मैं आता हूँ इसको आपको कि स्थिति क्या थी जब सरकार ने इस देश की बागडोर हाथ में ली। इन्फ्लेशन आपका जो है डबल डिजिट के करीब था, आपका ग्रोथ जो है पिछले आखिरी जो 2 साल थे यूपीए के, उसमें 6% से भी नीचे गिर गई थी, जबकि 9 साल तक हमारा एवरेज 8% से ऊपर रहा था। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा इतना लार्ज था। सारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सरकार में बिल्कुल जो है पैरालिसिस आया हुआ था। कुछ भी प्रोजेक्ट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं हो रही थी, डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि टर्फ बैटल्स हो रहे थे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के। ऐसी स्थिति में इस सरकार ने बागडोर संभाली। उसके बाद आज देखिए कि इस सरकार में सब निर्णय हो रहे हैं। सारे जो ब्लॉक्ड प्रोजेक्ट्स थे उनको अनब्लॉक किया गया और प्रोग्रेस होना शुरू हुई। बहुत प्रोग्रेस कईयों की हो गई है। सड़कें वगैरह जो नहीं बनी हुई थी, प्रोजेक्ट अटके हुए थे, वो सब आगे बढ़े हैं। और इसके अलावा बहुत सारा काम हुआ है। जीएसटी का, आईबीसी मैंने मेंशन किया। सर एक नंबर लेके आप मुझे समझाइए, क्रेडिट ग्रोथ का नंबर 2% से कम है। ये अगर पैरामीटर हो, आप जो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हुई, रुके हुए प्रोजेक्ट चालू हुए, तो क्रेडिट ग्रोथ के एक नंबर से अपने को पता लगना चाहिए। वो तो नहीं बता रहा। नहीं, पर वो एक इकोनॉमी का मेजर क्रेडिट ग्रोथ कब से हो गया? ये वन ऑफ द मेजर्स हो सकता है, पर असल सिंपल अगर एक नंबर आपको लेकर इकोनॉमी को इवेल्युएट करना है, वो तो ग्रोथ है। ग्रोथ 4 साल में 7.3% रही है एवरेज। 4 साल का एवरेज 7.3% रही है, और इसमें कई बड़े बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए गए हैं। डिमोनेटाइजेशन हुआ, जीएसटी हुआ, उसके बावजूद एवरेज जो है 4 साल का 7.3%। जबकि सरकार ने जब इनहेरिट किया था, उसके जो पहले 2 साल थे, आखिरी 2 साल पिछली सरकार के, 6% भी ग्रोथ नहीं थी। आपने डिमोनेटाइजेशन को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कहा है सर। हाँ, डिमोनेटाइजेशन तो सबसे खराब कदम था, अब तो प्रूफ हो गया है। नहीं, किसके प्रूफ हो गया? किसने प्रूफ कर दिया? सारे पैसे वापस आ गए, और उसका सेटबैक ऐसा है कि एमएसएमई अभी तक खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और जॉब पर भी उसका इम्पैक्ट आया है। ये सब आपके मीडिया ने जो है ना कहना शुरू कर दिया है कि एमएसएमई में हो गया है खराब। आपकी एविडेंस क्या है? कौन सा सर्वे आपने किया हुआ है? मुझे कोई सर्वे बताइए। मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ। पूरा ब्लैक मनी सिस्टम में लौटना डिमोनेटाइजेशन का फेलोर नहीं है। एमएसएमई वाला तो आपका कोई आपके पास उसकी कोई एविडेंस नहीं है। सरकार का अपना एडमिशन है कि एमएसएमई को क्रेडिट नहीं मिल रही है। नहीं, ये एमएसएमई के क्रेडिट का तो मामला ही अलग है। उसका तो डिमोनेटाइजेशन से कुछ नहीं लेना देना है। इसको आप दूसरे लोगों को इस तरीके से कहकर आप गुमराह कर सकते हैं, मुझे नहीं गुमराह कर सकते आप। ये बात ठीक है, आप अलग अलग समझा दीजिए। मान लीजिए मैंने 2 चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की जिसमें संबंध थोड़ा दूर हो सकता है, लेकिन पहले डिमोनेटाइजेशन में सारा पैसा वापस लौटा। जितना लौटा उसमें कितना ब्लैक है ये सरकार मुझे अभी तक नहीं बता पाई है, और उसके कारण जब जो लोग लेबर पार्टिसिपेशन रेट जिसको हम कहते हैं, वो जो नए आंकड़े आए सीएमआई के, वो बताते हैं कि लेबर पार्टिसिपेशन जो गिरा है खास करके महिलाओं में, वो सीधा संबंध उसका नोटबंदी से है। ये सब कहाँ से संबंध जोड़ लिया उन्होंने? ये जो महिलाओं के जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट लो है, वो तो 2004-05 के बाद जो 2011-12 का जो भारत सरकार का सर्वे आया था, 4-5 से 11-12 के सर्वे के बीच में बहुत गजब का गिराव जो है तभी आ गया था कोई जो है। और उसके बाद कम से कम भारत सरकार का कोई सर्वे जो है अभी पूरा हुआ नहीं है। वो 17-18 का सर्वे किया गया है, पर उसके रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। वो हम देखेंगे कि क्या आता है। ये कोई नई बात है नहीं, इसका कोई डिमोनेटाइजेशन से संबंध नहीं है। सीएमआई कैसे उसको जोड़ रहा है किससे, ये मैं आपको नहीं समझ सकता। न मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि ये क्लेम किया जाता है बिना किसी किस्म का अच्छा एनालिसिस किए बिना। आपका ये कहना है कि सारे नोट वापस आ गए, वो तो वी एग्री के आ गए, पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो डिमोनेटाइजेशन का मुख्य ऑब्जेक्टिव था, जो कि करप्शन को फाइट करने का था, उसमें कोई सफलता नहीं मिली। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये देखिए कि जो क्रिटिक लोग हैं वो खुद ये कहते हैं कि ब्लैक वेल्थ जो है वो रियल एस्टेट में है। तो रियल एस्टेट की तो कीमतें 25% गिर गई।
तो उसमें जो ब्लैक वेल्थ थी 25% तो सीधी वहाँ गिर गई। एक तो ये हुआ। उसके अलावा जो है सरकार के पास वापस जब पैसा आया तो सारे बैंक अकाउंट का अब सरकार को पता है कि किसने जमा कराया, कितना जमा कराया, उसका बहुत एनालिसिस हुआ है और हो रहा है और ये चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद इसकी वजह से कोई एक्शन नहीं हुआ। करीब 3 लाख जो हैं शेल कंपनीज को इस डेटा के आधार पर जो है कंप्लीटली रद्द किया गया है। किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई इस बारे में। शेल कंपनीज थी, क्योंकि अगर वो गलत तरीके से सरकार ने बंद की होती तो हम बहुत ज़्यादा इसका अपोजिशन देखते, कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से 2 से 3 लाख जो हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे, उनको बार किया गया है। ये भी इन्हीं डेटा के एनालिसिस के आधार पे हुआ। इनकम टैक्स पेज में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। हर साल नॉर्मल वे में भी होती है, पर जो ये वृद्धि इतनी ज़्यादा हुई है वो नॉर्मल वे से बहुत आगे है। तो उसमें कुछ काफ़ी योगदान आपके डिमोनेटाइजेशन का रहा। सर, आपका जो कोर पॉइंट है उसमें से फिर थोड़ा सा मैक्रो वाले नंबर पे चलेंगे। 7.3% को आप एक बहुत अच्छा ग्रोथ मान रहे हैं। बहुत ख़राब पास्ट के बाद ये रिज़ल्ट अगर अच्छा है तो जॉबलेसनेस की क्राइसिस फिर आपके हिसाब से तो है नहीं? जॉबलेसनेस अगर आपके पास अच्छे डेटा हैं तो हिंदुस्तान की प्रॉब्लम जॉबलेसनेस की कभी रही नहीं है। जो प्रॉब्लम हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, अगर आप देखें, सर्वे सारे देख लीजिए, जैसे मैंने बोला कि 4, 5, 11, 12, अगेन अनएम्प्लॉयमेंट का जो अच्छा सरकार का NSS का सर्वे हुआ करता है, वो लास्ट वन अनफॉर्चुनेटली 11-12 में हुआ है, पर लॉन्ग हिस्ट्री है इसकी। जो क्विनक्वेनियल हर 5 साल वाले जो बड़े सर्वे हुआ करते थे, उसमें आप देख लीजिए कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट की जो है एम्प्लॉयमेंट की मोस्ट लिबरल डेफिनेशन लेते हैं तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2 से 3% आती है। और अगर बहुत ही कंजर्वेटिव स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेते हैं तो जनरली 6% के करीब अनएम्प्लॉयमेंट रेट आती है। तो ये जो आप जॉबलेसनेस कहते हैं ना, गरीबी हमारे देश में काफ़ी है। इसकी वजह से हर इंसान, हर हाउस होल्ड कुछ ना कुछ कर रहा है, वरना सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की हमारी प्रॉब्लम इतनी नहीं है। हमारी असल प्रॉब्लम अंडर एम्प्लॉयमेंट की है कि जो काम फुल टाइम जो है लग कर अगर कोई 8 घंटे ढंग से करे तो जो काम एक इंसान कर सकता है उस काम को 3 इंसान कर रहे हैं। तो इस तरीके से अंडर एम्प्लॉयमेंट है। प्रोडक्टिविटी उसकी वजह से फिर लो है, वेजेस लो हैं। ये सबसे बड़ी हमारी मुश्किल है कि सो एम्प्लॉयमेंट की नहीं, वेजेस की इशू कि अच्छे वेजेस के जो जॉब्स हैं वो कम है हमारे यहाँ। सर, बाहर से जो दिखता है दूसरा साइड, इस वक्त जो हमारे सामने एक इशू बड़ा कंसर्न के रूप में दिख रहा है वो है कि IL&FS हुआ, उसके बाद क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है या क्राइसिस ऑफ लिक्विडिटी है, और इस पूरे माहौल में स्टॉक मार्केट फिर कहाँ आ गया है, और विदेश का जो पैसा यहाँ आया हुआ था FII वाला, FPI वाला, वो अब बड़े पैमाने पर बाहर गया है। करीबन 80-90 हज़ार करोड़ रुपए लोग लेके चले गए हैं। इमर्जिंग मार्केट के तौर पर भारत वर्स्ट परफॉर्मर है। ये क्या संकेत दे रहा है? नहीं, इसको जो लॉन्ग रन परफॉर्मेंस है इकोनॉमी की और शॉर्ट रन में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, उनको अलग देखिए। इस वक्त ये जो IL&FS वाला आप बता रहे हैं, एक मुद्दा चल रहा है, सरकार उस पर जुटी हुई है काम। यानी कि जैसे हमारे यहाँ कम से कम जो लेमन क्राइसिस हुआ था वहाँ पर 2008 में अमेरिका में, उसमें वहाँ की सरकार ने बहुत लेट एक्ट किया, उसकी वजह से फाइनली लेमन क्राइसिस का दिवाला निकला और बड़ा क्राइसिस हुआ। कम से कम हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। IL&FS को जो है सरकार ने समय पर जो है एक्ट किया है। पर लिक्विडिटी वाली जो है इशू, उसके बारे में सरकार चल रही है। सो मुझे इस बारे में डिटेल ज़्यादा नहीं पता है, पर जहाँ तक मैं देख सकता हूँ ये ऑनगोइंग इशू है। और ये सारा बैंकिंग, क्रेडिट वगैरह से रिलेटेड इशू है, जहाँ अभी हम आगे पूरा जो NPAs का जो असल प्रॉब्लम्स थी इतनी, जो सरकार ने इनहेरिट की थी, वो अभी तक सॉल्व पूरी नहीं हुई है। 1 साल करीब मैं समझता हूँ कि अभी और लगेगा इसको। उसमें एक जो सबसे बड़ा हिस्सा है, RBI के पास प्राइवेट बैंकों को तो टाइट करने का अधिकार है, उन्होंने कर लिया अपने हिसाब से। सरकारी बैंकों पर RBI का कोई अख्तियार नहीं है, उसका मालिक नॉर्थ ब्लॉक है। प्रॉब्लम सरकारी बैंकों की है, 70% स्टेक उनका लगा हुआ है इस पूरे NPA के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मैं समझता हूँ कि PSU बैंकों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना
करने में ये सरकार फुल्ली विफल रही है। एक आईबीसी को अगर आप पार्क कर दें तो एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस की क्वालिटी, ड्यू डिलीजेंस, रिकैपिटलाइजेशन आपने किया नहीं, कहा कि करेंगे, इनएडिक्वेट किया, उसका भी नहीं, कोई आप कह फायदा रहे हैं कि इस सरकार का पीएसयू बैंकों का तो मैनेजमेंट, किस सरकार से कंपेयर कर रहे हैं आप? मैं किस सरकार की? पिछली सरकार ने बहुत खराब किया होगा, बहुत खराब किया, उस पर अपने डिबेट ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? अगर आखिरकार किसी के किसी के कंट्रास्ट में ही तो कंपेयर करेंगे। अलाउ मी टू रिफ्रेश दिस क्वेश्चन। ज्ञान संगम से शुरू हुए और बीच में पता नहीं कितने कितने और एक्रोनिम आए। एक आईबीसी को छोड़ दें, सरकारी बैंकों को चलाने का तरीका, उनका रिकैपिटलाइजेशन जो कि इनएडिक्वेट हुआ, उसके कारण ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी बॉटलनेक है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसी सरकार की सॉल्व करने की है। मैं वापस मैग्नीट्यूड ऑफ द सॉल्यूशन और स्पीड ऑफ द सॉल्यूशन पर आ रहा हूं सर। पीएसयू बैंकों के मैनेजमेंट को लेकर के उस पर आरबीआई का क्या अख्तियार है? जब ये रिफॉर्म, ये जो आप कंप्लेंट कर रहे हैं पीएसयू के बैंक्स पर अख्तियार नहीं है, ये रेजिम को लाया कौन? ये रेजिम तो एग्जिस्ट करती थी पहले से। इसमें अगर आप सरकार को देख रहे हैं, एक तो समस्या की बात करें तो वो अलग से हम कर सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इस सरकार की इसमें जिम्मेदारी है, तो आप ये सोचिए कि इस सिस्टम को किसने बनाया, किसने बैंक्स को नेशनलाइज किया, किसने सरकार को ये सारे अख्तियार दिए? सर वी कैन फाइंड ऑल दोस फॉल गाइज, नो प्रॉब्लम। आई एम ओनली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज दिस गवर्नमेंट डन। नहीं, पर बैंकिंग रिफॉर्म्स हमारे देश में अभी पूरे आगे नहीं बढ़े हैं। और अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स में रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है, तो इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये तो मैं तो खुद लिखता हूँ कि बैंक कंसोलिडेशन का इशू है। उसके अलावा मैं पर्सनली समझता हूँ कि इन द लॉन्गर रन 5 से 7 साल के समय के दौरान हमें ये सोचना चाहिए कि इन बैंक्स को प्राइवेटाइज़ करें। उसके बाद जो है, अगर प्राइवेटाइज़ करते हैं आप बैंक्स को, तो मैं ये समझता हूँ कि एक बैंक को, शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बड़ा बैंक एक जो है, वो उसको छोड़ दें। वो इसलिए कि वैसे भी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकार के ही पास था। 1969 का जो नेशनलाइजेशन हुआ, उसके पहले ही ये लेट 1950s में ही सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये बात मान रहे हैं कि अभी के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको तो ये प्राइवेटाइजेशन शब्द पसंद ही नहीं है? नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? जहाँ तक सरकार की पॉलिसी का सवाल है, एयर इंडिया को जो है प्राइवेटाइज करने की पॉलिसी सरकार ने अपनाई। क्यों नहीं हुआ? नहीं, कैबिनेट ने पास कर दी थी। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्ट्रक्चर फॉल्टी है। नहीं, तो ये ठीक है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार उस पॉलिसी से दूर हट गई है। सरकार जो है, इसको आप मुझे बताइए कि अब तक जो है कोई सरकार इसके पहले इस बात को ओन करने को तैयार नहीं थी कि प्राइवेटाइज किया जाए एयर इंडिया को। एयर इंडिया की प्रॉब्लम क्या कोई नई प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम चल रही है कम से कम 15 साल से 20 साल से, पर किसी पिछली सरकार ने हिम्मत नहीं दिखाई इसको। कि इनफैक्ट अगर किसी ने इसकी बात पहले करी तो वो एनडीए की सरकार थी असल में। यूपीए के पास 10 साल थे, इस मुद्दे को उठाया तक नहीं। कम से कम इस प्रधानमंत्री ने हिम्मत दिखाई है और एयर इंडिया को जो है एनविल पर लगाया। ये बात अलग है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो उसको जो है क्रियान्वित नहीं कर पाई। इसी तरीके से मैं नीति आयोग में खुद जो है, आपने बताया 2.5 साल में वहाँ पे था, कम से कम 25 पीएसयूज हमने जो हैं इवेल्युएट करके प्राइवेटाइजेशन के लिए भेजे। अनदर डजन और मोर हमने जो है सिख कंपनी, तो सुनिए सिख कंपनीज को हमने बंद करने के प्रपोजल भेजे। कई सिख कंपनीज जो हैं बंद हो रही हैं, एडवांस स्टेजेस में हैं। प्राइवेटाइजेशन कुछ स्लो हुआ, इसमें अगेन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। तो जहाँ तक सरकार की पॉलिसी का सवाल था, कैबिनेट का अप्रूवल उसमें है। सवाल ये है कि फिर जब इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पर आया। सर मैं आपसे लिबर्टी लेते हुए एक बात मजाक में कहना चाहता हूँ। ये आप तब सरकार छोड़ के चले गए, ये सरकार अपने खुद के इंडिफेंसिबल कामों को जो डिफेंड नहीं कर पा रही है, आप उसको बखूबी डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, वो डिफेंड क्यों ना करे? अगर अच्छा काम किया है सरकार ने तो उसे डिफेंड किया जाएगा। तो मुझे मैं जो है जो गलत बात है उसको मुझे एक्सेप्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं है। जैसा कि आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। ट्रेड के मामले में इस सरकार ने जो है टैरिफ्स बढ़ाए, मैं इस बात से नहीं सहमत हूँ। इस विषय में मैंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नाम की चिड़िया पहले फेल हो चुकी है। मैं इस बारे में स्वयं लिख चुका हूँ इस बारे में।
तो ऐसा नहीं है कि मैं सरकार में अग्रीड ट्रेड पर तो आपका बहुत क्लियर व्यू है, उस पर सर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक सवाल इस वक्त पूरे देश में अचानक अनएक्सपेक्टेड ढंग से सामने आ गया है। वो है कि संस्थाओं की स्वायत्तता और डेमोक्रेसी में जो चेक एंड बैलेंस चाहिए, उनमें इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, या सब कुछ सरकार बहादुर के कंट्रोल में रहेगा और उसके लिए हम आपको फलाना सेक्शन दिखा देते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। आरबीआई की चर्चा कर रहा हूं मैं। सेक्शन 7 जिसका हिंदुस्तान में कभी भी किसी भी पॉलिटिकल रिजीम ने इस्तेमाल नहीं किया, अब इस्तेमाल करने का संकेत साफ साफ दिया गया है। आरबीआई और नॉर्थ ब्लॉक के बीच में रिलेशन में लेकर के बड़ा सीरियस टर्मोइल है, और ये सबसे बड़ा ख़राब इंडिकेशन है भारत के बारे में। अगर एक स्टेबल इकोनॉमी मैनेजमेंट का संकेत अगर जाता है, उसमें आरबीआई का बड़ा रोल है। मुझे लगता है आरबीआई की मिसहैंडलिंग अगर ज़रा सी भी होती है, क्योंकि मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, मैं सेक्शन 7 लगा करके बताऊंगा और तुमको बताऊंगा कि तुम क्या करोगे, मतलब अविश्वास प्रस्ताव है एक सेंट्रल बैंकर के बारे में। ये स्थिति बहुत ही ग्रेव नहीं है। नहीं, आपको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि आपका मीडिया का ये इस तरीके से बात करना बहुत ही गलत है। ये एक ऑनगोइंग डिफरेंसेस नहीं, आपने बहुत ओपिनियन एक्सप्रेस करी है, इसमें आपने सिर्फ रिपोर्ट नहीं किया है। आपने जो कुछ कहा है उसमें बहुत कुछ ओपिनियन आ रही है, सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है ये। तो मैं समझता हूँ आप डिकोड कर दीजिए सर इसको। हाँ, आप मेरे वाले को बिल्कुल कंट्राडिक्ट करके समझा दीजिए। नहीं, आपने जिस तरीके से इसको कहा है, बहुत काफ़ी, आप खुद जो है इसको अगर वापस घुमा कर देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इसमें रिपोर्टिंग नहीं है, सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है, इसमें अच्छी खासी आप ओपिनियन दे रहे हैं। सरकार के दो संस्थाओं में टकराव की ये स्थिति अनडिजायरेबल है कि नहीं? सरकारों में डिफरेंसेस हमेशा होते हैं, और आरबीआई और जहाँ तक सरकार का सवाल है, बहुत लंबा इतिहास है। हाल ही के इतिहास में जो है दो गवर्नर ने जो है इस स्थिति में पहुंच गए थे कि वो रिज़ाइन करने वाले थे। तो ये जो है डिफरेंसेस आरबीआई और सरकार में रहे हैं। अभी क्या हो रहा है आपको, हमको डिटेल्स नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, शायद आप रिपोर्ट, आपके पास सोर्सेज ज़्यादा होते हैं, आपको पता होगा। पर मुझे सिर्फ जो है स्पेकुलेशन चल रहा है मीडिया में, वही मैं देख सकता हूं, पर उसके आधार पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं अपनी पोजीशन साफ करता हूं। मैं कोई तरफदारी वाली बात नहीं कह रहा हूं आरबीआई के बारे में। मैं तो ये समझना चाह रहा हूं कि ऐसी क्या आफत आई है, आरबीआई ने ऐसा क्या किया है कि सेक्शन 7 की सोचने की ज़रूरत पड़े। मुझे जब तक इस सब के डिटेल्स पता न हो, इस बारे में कोई निर्णय लिया नहीं जा सकता। और पर आपको ये मैं ये बताऊं कि थोड़ा सा इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि केयरफुल होना ज़रूरी है कि सरकार, अगर मान लीजिए कि सेक्शन 7 का यूज़ हुआ, तो इसमें सरकार कोई कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर तो नहीं गई। नहीं, आई एग्री, विद इन लॉ है। हाँ, तो इसलिए इतना ड्रामेटाइज मत कीजिए आप। ये है कि सेक्शन 7 को कभी यूज़ नहीं किया गया है, सो दिस विल, अगर कभी होता है तो पहली बार होगा। यू वुड बी ओके अगर ये यूज। नो, आई एम नॉट सेइंग, सेक्शन 7 इज देयर, and if you are saying that it should never be used, no, with that I disagree, क्योंकि अगर सेक्शन 7 हमने रखा है कानून में, so allow me to rephrase, किसी ने किसी कंटिजेंसी, इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करने के। सर, तो allow me to ask another question, just let me press on this. How do you rate RBI's performance in current macroeconomic context? मैं आपको इस जो मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत पोलराइज्ड डिबेट है। इसमें हमको ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपसे कि आरबीआई से कोई गलती हुई है क्या मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट में? मैं जो है जो फॉलो करता हूँ, मैं ब्रॉडली करता हूँ, आई एम नॉट ए टेक्नीशियन ऑन दिस, आई एम नॉट ए रेगुलेटर, आई एम नॉट एक्सपर्ट। रेगुलेशन में मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं जो है एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट के बारे में कह सकता हूँ और मॉनेटरी मैनेजमेंट के बारे में कह सकता हूँ, और जहाँ तक मैं समझता हूँ आरबीआई ने बहुत उम्दा काम किया है जो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट का है।
जो बल्कि मैंने तो लिखा ही है इस बारे में, जो डिप्रिसिएशन अभी हुआ रुपए का। परफेक्ट। तो आप कह रहे हैं कि रुपये के मामले रुपये में का जो आरबीआई का स्टैंड डिप्रिसिएशन बिल्कुल हुआ ठीक है। है, मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक किया है। हाँ, मैं तो लिखा हुआ है आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया में कि आर्टिकल लिखा है मैंने। उन्होंने इंटरवीन नहीं किया, आर्टिफिशियली नहीं रोकने नहीं, की कोशिश नहीं इंटरवीन की। किया उन्होंने कुछ, पर जो किया, जितना इंटरवीन किया वो Appropriate ठीक था। था, अप्रोप्रिएट था। क्योंकि अगर आप एक्सचेंज रेट को जहाँ थी, जैसे 65 या 66 रुपए पर अगर रखने की कोशिश करते, तो उसमें स्पेक्युलेटिव तो अटैक्स की संभावना रहती है और उसमें बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रन आउट कर सकते हैं। देखिए, इसमें आप बेस्ट ब्रेन हैं हम लोगों को समझाने के नहीं लिए। नहीं, ये मेरा एरिया नहीं है। अग्रीड। हाँ, लेकिन जैसे बैंकिंग, मैं बैंकिंग के संदर्भ नहीं से, नहीं, पर बैंकिंग भी मेरा एरिया नहीं है। अग्रीड सर। लेकिन हम लोग आपको एक मैक्रो इकोनॉमी पॉलिसी में भारत में आपने इतना भारी कंट्रीब्यूशन किया है कि आपसे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए सवाल आपसे अच्छे से समझ में आते हैं हमको। आई एग्री कि आपका एक्सपर्टीज जो है वो बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग पर नहीं है। लेकिन जैसे ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आया कि कमज़ोर बैंकों को रोक दिया जाए और एनपीए बढ़ जाएंगे, अब जो बातें चल रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अपने को दोनों की ऑफिशियल पोजीशन पता नहीं है, ये सोर्स बेस्ड स्टोरीज आ रही हैं। वो ये है कि नहीं साहब, इससे एमएसएमई को बहुत दिक्कत हो गई है, आप खोल दीजिए, एनबीएफसी के लिए लिक्विडिटी आप ला के दे दीजिए, और सबसे खतरनाक या विवादास्पद, अगर खतरनाक वर्ड पर आप आपत्ति करें तो वो ये कि डिविडेंड का पैसा तुम्हारे पास बहुत पड़ा है, मुझे और खर्चा करने के लिए, पब्लिक स्पेंडिंग के लिए पैसा चाहिए, तुम पैसे मुझे दे दो। सो ये एरियाज मैं आपको बता चुका हूँ कि इस बारे में मैं कोई खास कमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा एक्सपर्टीज का एरिया है ही नहीं। सो आई विल लीव इट टू द एक्सपर्ट्स जो इस विषय में एक्सपर्टीज रखते हैं। आप ये ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी में, विवाद में और आग में घी नहीं डालना चाहते। नहीं, मैं तो आपको भी डिस्करेज कर रहा हूँ कि इस समय जो है आपको शांति थोड़ी रखनी चाहिए, क्योंकि जिस बारे में अगर आपको फैक्ट्स ही नहीं पता हैं तो उसके में अगर कमेंट्री इस तरीके से करेंगे। देखिए सर, मैंने क्यों पूछा, फैक्ट इसलिए सामने है कि जिस दिन सरकार एफएसडीसी की मीटिंग कर रही है, उस दिन आरबीआई के जब गवर्नर अभी वाले नहीं थे, 8 से 14 के मामले में कह रहे कि आरबीआई ने बहुत ख़राब काम किया, वित्त मंत्री का ये बयान आता है, तो उतने तथ्य सामने आने से सिर्फ ये पता लग रहा है कि एक बड़ा स्टैंड ऑफ हो गया है, जो चिंता का विषय है। नहीं, 8 से 14 वो यूपीए सरकार की बात कर रहे हैं। एग्री, वो यूपीए सरकार, लेकिन जिस संदर्भ में कर रहे हैं उसमें नहीं, देखिए विरल आचार्य का जो भाषण था, नहीं, खैर चलिए, इस बारे में मैं नहीं बात करूंगा, ये मेरा हाँ, तो इसीलिए मैं आई टोटली कंसीड ऑन दैट। मेरा पॉइंट ये था कि चूंकि मुद्दा हमको लग रहा है कि ये बहुत एक अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी में हम फंसे हुए हैं और लोगों में बेचैनी है, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं। अब आते हैं सर ट्रेड पे। फिस्कल डेफिसिट का एक नंबर ठीक दिख रहा है, आउट ऑफ बजट सरकार कुछ कर रही है, चलिए वो सरकार का फिर से अख्तियार है, कर सकती है। करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर अब चिंता का विषय है, जिसका सिंपल जवाब था कि एक्सपोर्ट, क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए हम फंडामेंटल काम करते हैं। इस वजह से अब हम वापस प्रोटेक्शनिस्ट तरीके अपना रहे हैं। पहली बात तो आप नहीं, हाँ, दो अलग अलग बात नहीं। करंट अकाउंट हमारा इतना कोई बुरा नहीं है, स्टिल द नंबर्स एनुअल, आप क्या कहिए कि मंथली फिगर देख लेते हैं। मंथली फिगर से यू कैन नॉट डिटरमिन योर पॉलिसी, एटलीस्ट एनुअल फिगर्स देखिए, एनुअल फिगर्स दे, और अभी जो एक्सचेंज रेट का मूवमेंट हुआ है उसका भी असर होगा। सो यू नो, मैं समझता हूँ कि करंट अकाउंट विल बी क्वाइट ओके, फेयर नहीं है। प्रोटेक्शन का जो इशू है वो मैं लिख चुका हूँ इस विषय में, एंड उसका करंट अकाउंट से संबंध नहीं है। सरकार जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए जो है सरकार ने टैरिफ्स बढ़ाए कुछ सेक्टर्स में। तो दो बातें हैं इसमें कि पहली बात तो ये कि ऑन द होल इंडिया ऐसा नहीं है कि कोई सडनली वापस बहुत इलिबरल हो गया हो या बहुत प्रोटेक्शनिस्ट हो गया हो। प्रोटेक्शन थोड़ा बढ़ा है कुछ सेक्टर्स में, पर ओवरऑल सेंस में हमारी इकोनॉमी काफ़ी ओपन है। सो उस लिहाज से मैं इतना वरीड नहीं हूँ। पर फिर भी जो है, चूँकि हमें करीब 17 साल इसको लगे, 1991 से 2007 तक हमने जो है धीरे धीरे करके इन प्रोटेक्शनिज्म को ख़त्म किया। पहले हमने इंपोर्ट लाइसेंसिंग को ख़त्म किया, उसके बाद हमने टैरिफ्स को नीचे लाए। टैरिफ हमारे हाईएस्ट टैरिफ जो है 91 में 355% हुआ करते थे, उसको लाके हम जो है 2007 में हमने 10% पे ले आए। तो 17 साल में इतनी तगड़ी हमने प्रोग्रेस करी। अब उसका थोड़ा रिवर्सल करना ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इन दी एंड क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि जिन सेक्टर्स में हम टैरिफ बढ़ाएंगे उन सेक्टर्स में हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा, पर वो दूसरे सेक्टर्स में घटेगा, और जिन सेक्टर्स में हम ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं उनमें घटेगा।
और जहाँ हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं है वहाँ बढ़ेगा, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे सेक्टर्स में आउटपुट बढ़ाना चाहिए जहाँ हमारी कॉस्ट लो हैं, जहाँ हम कंपेटिटिव हैं, और जहाँ हम कंपेटिटिव नहीं हैं वहाँ हम इंपोर्ट कर सकते हैं। सर, ये एक चीज़ आपसे हम समझना चाहेंगे कि अभी जो यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चला है, इसका हमारे लिए क्या चैलेंज और बढ़ सकता है, और उसका हमारा रिस्पांस अभी कैसा दिख रहा है और क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि ये जो ट्रेड वॉर चल रही है ये अभी काफ़ी लंबी रहेगी, क्योंकि इसमें जो है ब्रॉडली अमेरिका में भी कंसेंसस है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है हम सोचते हैं कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने ही शुरू किया है, शुरू चाहे उन्होंने किया हो, पर ये सेंस कि चाइना इज़ नॉट प्लेइंग बाय द रूल्स और काफ़ी इंटरफेरेंस है, और कई मामलों में जहाँ चाइना ने WTO एंट्री के समय जो है प्रोमिसेस किए थे उन पर डिलीवर नहीं किया, ये सेंस जो है काफ़ी डीप है अमेरिका में। तो अगर कोई दूसरे राष्ट्रपति भी बाद में आते हैं अमेरिका में, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा बदलाव जो करंट पॉलिसी उसमें आने वाला है। तो ऑन दी अदर हैंड मुझे ये भी नहीं लगता कि चाइना बैक ऑफ करने वाला है, क्योंकि चाइना भी इस वक्त बहुत एग्रेसिव और बेलिजेंट पावर की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये ट्रेड वॉर लंबी चलने की संभावना है। तो इसमें मेरा अपना रीडिंग ये है भारत के दृष्टिकोण से कि अगर ये देखा जाए तो क्योंकि ट्रेड्स पे रिस्ट्रिक्शन लगेंगे अमेरिका में अगेंस्ट गुड्स जो चाइना से आते हैं उन पर, और चाइना में जो अमेरिका से आते हैं उन पर, तो उसकी वजह से कई सारे मल्टीनेशनल्स हैं, चाहे वो अमेरिका में ऑपरेट कर रहे हों चाहे चाइना में ऑपरेट कर रहे हों, और ज़रूरी नहीं है कि वो चाइना वाले मल्टीनेशनल या अमेरिका में अमेरिका वाले मल्टीनेशनल जापान के भी हो सकते हैं, यूरोप के भी हो सकते हैं, अलग दूसरे भी विभिन्न राष्ट्रों के जो हैं मल्टीनेशनल्स हैं, ये अब जगह ढूंढेंगे कि कहीं और प्रोडक्शन को शिफ्ट करें ताकि इस ट्रेड वॉर से बच सकें। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम ये कोशिश करें कि इनमें से कुछ मल्टीनेशनल्स जैसे जैसे जोग्राफिकली रिलोकेट करते हैं वो हमारे देश में आएँ, तो इसका हमें बड़ा अच्छा फ़ायदा हो सकता है। ये एक सिग्निफिकेंट साइज़ की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल स्केल पे वर्क करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है अक्सर ये एक मेरी कंप्लेंट रही है कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स ऑफन बड़े स्केल पर जब करना हो तो इतना नहीं काम कर पाते। हाँ, तो वो हमको स्केल सिखा देंगे अगर इस अपॉर्चुनिटी को अगर ये आते हैं तो हम स्केल पे आएंगे, टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, मार्केट लिंक्स जो होने चाहिए वो इनके हैं ऑलरेडी, तो ये मार्केट्स को भी समझते हैं जहाँ एक्सपोर्ट करना है क्या करना है, तो मार्केट्स की नॉलेज भी हमारे करंट पॉलिसी मेकर्स में आर दे एंगेज्ड विथ दिस अपॉर्चुनिटी, उनको समझ में आ रहा है कि इसके लिए कैसे पॉलिसी ड्राइव करना है? ये मुद्दा भी शुरू ही हुआ है, क्योंकि इसलिए पर मैं ये मैसेज आपके थ्रू कन्वे कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अगर हमारे पॉलिसी मेकर समझें कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर हम इसको स्ट्रेटेजिकली यूज़ कर सकें। राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके पास सर समय की कमी है, इसलिए एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे। आपकी एक और किताब आने वाली है, वो भी आपका जो विषय है उसी पर है। दूसरा, आप एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं कि भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी को आगे जो बचे हुए रिफॉर्म है उसके लिए क्या करना चाहिए, तो आप एक एक्सपर्ट ग्रुप बना करके काम कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल बुलेट पॉइंट के तौर पर 2-3 बातें कहनी हो कि यहाँ से आगे क्या, चुनाव के मोड़ पर हम खड़े हैं, तो जो अगला रिजीम, सेम पार्टी दूसरी पार्टी जो भी हो, उनसे 2-3 जो बड़ी विश लिस्ट हो, बिल्कुल जिसको कहते हैं क्लटर ब्रेकर, वो आइडियाज़ क्या होंगे? तो मैं, आप देखिए कि अब मेरा जो है, हालांकि मैंने 3 साल सरकार में काम किया, पर जनरली मैं अपने आप को एकेडमिक ही कह सकता हूँ। तो हम एकेडमिक्स को ज़्यादा छलांग लगाने की कोशिश करते हैं तो जो इस किताब में सोच रहा हूँ उसमें मैं बहुत बड़े छलांग नहीं, आप जो कहते हैं 10 साल पहले, हम लोगों को 10 साल के बाद समझ नहीं, मैं छलांगी हूँ इसलिए कि मतलब मैं जो किताब अभी लिख रहा हूँ, जो पिछली लिखी है, जो अभी हम रिलीज़ करने वाले हैं, फ्री ट्रेड एंड प्रॉस्पेरिटी, वो तो मेरे सब्जेक्ट पर ही है। और वो पहली बार उस किताब में मैंने जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ को सेंटर में मानकर फॉरेन फ्री ट्रेड का क्या फ़ायदा हुआ है, क्या हो सकता है, ये लिखा है। ये पहली किताब ऐसी होगी जो फ्री ट्रेड का डिफेंस दे रही है डेवलपिंग कंट्रीज़
को सेंटर में लेकर। ओके। दूसरा जो आप रिफॉर्म्स क्या क्या हमें करने चाहिए, तो उसमें मैं जो लिखूँगा काफ़ी एम्बिशियस रिफॉर्म्स के बारे में लिखूँगा। एक तो मैंने आपको बोला अभी कि जैसे हमें बैंक्स को प्राइवेटाइज़ करने के बारे में सोचना चाहिए, तो ये एक मुद्दा है। हमारे सिविल सर्विस के रिफॉर्म करीब करीब शुरू ही नहीं हुए। ये भी इन्हीं प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। पहली बार जो है 10 जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को लेटरल एंट्री के लिए किया है। मैं इसको बहुत बड़ा कदम मानता हूँ। पर इस रिफॉर्म जो है, ये सिविल सर्विस का रिफॉर्म बहुत ही फार रीचिंग, बहुत लंबे रिफॉर्म्स हैं, इसके बारे में मैं लिखूँगा काफ़ी। जुडिशरी, हालांकि मैं बताया ना आपको कि ये छलांग मारने वाली बात है, क्योंकि जुडिशरी को आप और हम रिफॉर्म नहीं कर सकते, वो तो जुडिशरी को ही करना पड़ेगा। तो लोग यही कहेंगे कि इस बारे में हवा में बात करने वाली बात है, पर इसलिए एकेडमिक्स को ये फ्रीडम होती है कि हम नहीं, सबसे कंपेलिंग इशू है जुडिशरी। तो इशू बहुत बड़ा है, पर मतलब फिर भी जो है, जो रिफॉर्म करने वाले हैं या इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, वो यही कहेंगे कि जो हो ही नहीं सकता वो उसकी क्यों बात। बट हमें सोचना चाहिए। आई थिंक इमेजिनेशन हमारा उस कम से कम प्रेजेंट स्थिति को देखकर सर्कमस्क्राइब नहीं होना चाहिए। इन सबको लागू करने और इंडियन एंटरप्रेन्योरियल स्किल को रियली अनशैकल करने के लिए जो एक बुनियादी शर्त है, वो है कि सरकार के पास अभी भी इफरात डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको वो छोड़े। क्या किसी भी रिफॉर्म का वो एक कोर एजेंडा होना ही होगा? नहीं, वो है, काफ़ी कर भी रहे हैं, पर फिर भी हमारी जो मैं बताऊं आपको, 1950 से ही समझ लीजिए आप, जो हमने ये एक के बाद एक रेगुलेशन ऐसे इंट्रोड्यूस किए हैं, ये बहुत बड़ा अनियन या प्याज कहना चाहिए जिसको है। एक आप लेयर हटाइए, अगली लेयर निकलेगी, दूसरी लेयर हटाइए, फिर लेयर पे लेयर निकलती हैं। इसलिए बहुत प्रोग्रेस कर लेने के बावजूद भी अभी आप जो कह रहे हैं वो स्थिति आप बिल्कुल जो डिस्क्राइब कर रहे हैं सही है कि स्टिल बहुत शैकल्ड है। और तो ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। पर इसमें ये अच्छा है कि कम से कम हमें इसके रिजल्ट्स मिले हैं, क्योंकि हमने जैसे जैसे डीरेगुलेट किया है तो ग्रोथ बढ़ी है हमारी। तो हमारे लिए सर गुड न्यूज़ ये है इसमें कि आप पहले भी भारत के लिए काफ़ी काम कर रहे थे, फिर आपने आके सरकार के भीतर रह करके काम किया, फिर आप बीच में छोड़ के चले गए, लेकिन फिर एक नया एजेंडा अगर आप सामने रखेंगे जो आने वाले लोगों के लिए एक प्रकार का गाइड बुक हो, तो ये बहुत ही बड़ा ज़रूरी काम होगा, क्योंकि डिबेट को वापस रियल इश्यूज़ पर लाने की बड़ी ज़रूरत है। नहीं खैर, मैं तो चाहे आप कह रहे हैं बीच में छोड़ के नहीं, मैं तो देश के लिए ही वर्क कर रहा था, अभी भी देश के लिए, इससे कि अब तरीका अलग अलग है सबका। और क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि देश के लिए काम सिर्फ सरकार के अंदर रह के किया जा सकता है, क्योंकि माइंडसेट के चेंज करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम अभी जिस क्रॉस रोड पे हैं उसमें बिल्कुल एक नया ब्लूप्रिंट चाहिए रिफॉर्म के लिए, तो वो मुझे लगता है आने वाले कुछ महीनों में यू विल बी बैक, कोशिश कर रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ, बैक टू दिल्ली एंड देन वी विल अगेन टॉक। होपफुली सो, कोशिश कर रहा हूँ मैं, पर ज़रा मैं कुछ बहुत पढ़ना पड़ता है लिखने के लिए, तो उसमें मैं थोड़ा काम प्रोग्रेस धीरे धीरे होती है, तो बट लेट अस सी। नहीं सर, इसका हम लोग को एक्चुअली बहुत इंतजार रहेगा, और आपने हमारे लिए इस ट्रिप में वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया सर। नहीं, थैंक यू, बहुत मज़ा आपके साथ बात करने में।